नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में बात करूंगा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 हल सहित मॉडल पेपर पहला माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान के 9 मॉडल पेपर अपलोड करने वाला हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी अपने साथी गण हैं उनके साथ शेयर जरूर करें और हर एक प्रश्न को बहुत गहनता के साथ सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक मैं नई सूचना दे रहा हूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और उसमें इसकी पीडीएफ वगैरह हर चीज़ मैं देता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने मात्र 60 दिन हैं बचे हैं और 60 दिन के अंदर आप इतनी सटीक रणनीति के साथ तैयारी शुरू कर दें जिससे आप बोर्ड के अंदर 90% तक अंक बनाने में सफल रहे। और आप वह विद्यार्थी हो, कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। आपके अंदर अभी तक वह ताकत है जिससे आप जहाँ तक आपके 90 बन रहे हैं तो आप उससे दुगुनी कोशिश करोगे तो आपको 95 बनेंगे और उससे भी दुगुनी करोगे तो आप 100 तक पहुँचने की भी पहुँच सकते हो। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये विद्यार्थी है जो सटीक रणनीति के साथ, सटीक समय का सदुपयोग के साथ आगे बढ़ेगा, उनको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं मैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ होता है दोस्तों? लाहौर के अंदर होता है। कहाँ होता है? लाहौर के अंदर 1919 का कांग्रेस अधिवेशन होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जर्मन बुलूत किसका प्रतीक है। जर्मन बुलूत किसका प्रतीक है दोस्तों? जर्मन बुलूत बहादुरी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बहादुरी का प्रतीक है। दोस्तों, यह प्रश्न अच्छा है और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न पर मैं क्या लगा रहा हूँ? स्टार लगा रहा हूँ। ये बोर्ड के अंदर भी आ सकता है। मैंने इस चैनल पर हाफ ईयरली का जो सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर है उस पूरा हल करवाया हुआ है। वह एग्जाम से पहले आप जरूर देखें, जिससे उनमें से आपको 4-5% मिल जाएंगे तो आपके अच्छे खासे परसेंटेज बन जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरा प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई। ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसमें किस संस्था की स्थापना होती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। किसकी होती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। चौथा प्रश्न है, लाहौर आइसक किस प्रकार का संसाधन है। लोहा आइसक जो किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो यह अनवीकरण योग्य संसाधन है। लोहा आइसक किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पांचवा प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा रूप में पाई जाती है। यानी सबसे मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। छठा प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों 1973 के अंदर होती है। कब होती है? 1973 के अंदर होती है और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे जरूर पढ़कर जाए। कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है और बोर्ड के अंदर तो आता ही है, वैसे बहुत बड़े कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये सवाल आता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1973 के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बनता है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बनता है दोस्तों? 1948 के अंदर श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होता है। 1948 के अंदर जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र बनता है। दोनों देशों के अंदर कौन सी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं दोस्तों? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही है। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया दोस्तों? 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने? 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 9वें प्रश्न की। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है दोस्तों? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा 10वां है, मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है। मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है दोस्तों? जो भारत है वो मध्य आय वर्ग वाला देश है। चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका है वह एक जो कौन सा वर्ग है दोस्तों?
उच्चतम आय वाले देश हैं। नेक्स्ट हम बात करता हूँ 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। 11वां प्रश्न है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? वैश्वीकरण है। क्या है? वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वैश्वीकरण कहलाती है। और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको याद करके जाना है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, तो आप इतना लिख कर आओ ना तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट। क्या है दोस्तों? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट, रिंडर है दोस्तों, रिंडर नहीं है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिर के सालों में दिखाई दी। दूसरा है भारत के कुल 24.56% भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है। भारत के कुल 24.56% भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है। तीसरा है हमारा कि वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। जो वर्ण व्यवस्था है वो अन्य समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। नेक्स्ट होता है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। मानव विकास जो रिपोर्ट दोस्तों किस आधार पर निकलती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। 5वां है किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हो। एग्जाम के अंदर आ सकता है, खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है, आपको याद करके जरूर जाना है कि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं दोस्तों? विदेश निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश को विदेश निवेश कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि अति लघुरात्मक प्रश्न है दोस्तों। इसका पहला है प्रश्नों का उत्तर एक शब्द तथा एक पंक्ति में देना है। पहला प्रश्न है हमारा गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिसे गिरमिटिया कहा जाता है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। दूसरा है हमारा वीटो, जिसका अर्थ होता है दोस्तों निषेधाधिकार, किसे कहते हैं? वीटो या निषेधाधिकार किसे कहते हैं? वीटो वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। वीटो वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है, वर्तमान में जो वीटो प्राप्त देश है कितने हैं, उनके नाम जरूर बताइए। आप वीटो कितने देशों को मिला हुआ है उसके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा कि ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये दोस्तों किसका कथन है? मेटरनिक का कथन है। किसका है? मेटरनिक का कथन है। और ये दोस्तों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है। आपसे मेरा विशेष निवेदन है, ये अच्छा प्रश्न है, आप पढ़कर जरूर जाए। जिस प्रश्न पर स्टार लग जाता है वह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, या आप एक नोटबुक में जरूर लिखें। आपको 9 मॉडल पेपर में से जिन प्रश्नों पर मैं स्टार लगाने वाला हूँ लगभग 100% होंगे।
उसमें से लगभग आपके पेपर के अंदर 15 प्रश्न आने वाले हैं। आप ध्यान से पढ़िए, हर एक सेशन को 3-4 बार देखोगे तब आसानी से हर एक चीज़ याद हो पाएगी। समय का सदुपयोग करना आपके लिए अब की बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 60 दिन बचे हैं। हर एक मिनट आपके रिजल्ट में एक परसेंटेज, एक नंबर बढ़ाने में बहुत कामयाब होगी। आप समय का सदुपयोग अच्छी तरीके से करें। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय बताइए। अगर बाढ़ आ रही है तो उसका नियंत्रण करने के लिए एक उपाय बताना है तो क्या बताओगे? बांध बनाकर बाढ़ों को रोका जा सकता है। अगर बाढ़ आ रही है तो वहाँ पर बांध बना देंगे बड़ा सा, तो वहाँ उसका पानी बांध में चला जाएगा, तो वहाँ पर हम बाढ़ को रोक सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ये भी मुझे लगता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आ चुका है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में कर्तन दहन कृषि को दोस्तों झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं छठे प्रश्न की, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताना है तो वह कौन सी फसल है? दोस्तों, जूट है। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए, कौन सी है? जूट है। सातवां है, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए? तो इसका आंसर होगा, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कुल 4 संशोधन किए। कितने किए दोस्तों? 4 ही संशोधन किए। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। सत्ता की विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? दोस्तों, इसका आंसर होगा, जब केंद्र तथा राज्य सरकारों से उनकी कुछ शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार में बांट दी जाए तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जब केंद्र तथा राज्य सरकारों से उनकी कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार में बांट दी जाए तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है कि कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक क्या समानता थी? दोस्तों, ये 3 विद्वान थे, कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन, तीनों में एक क्या समानता ही वह बताना है। तो इसका आंसर होगा, कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक समानता थी कि वह सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। किस भेदभाव के खिलाफ थे दोस्तों? नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। दोस्तों, इन तीनों विद्वानों के अंदर कौन सी समानता थी? नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे और ये इनकी समानता थी। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है दोस्तों? जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय संसाधन है और गैर नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों खनिज। सौर ऊर्जा को हम बार बार ऊर्जा के सूर्य के प्रकाश से बार बार बना सकते हैं, लेकिन खनिज को हम एक बार उपयोग करने के बाद उसे दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, हमारा 11वां प्रश्न है, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों, अतिरिक्त रोजगार के सृजन है तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। अतिरिक्त रोजगार के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। 12वां प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारण कौन सा है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति। क्या है दोस्तों? एक हमारा परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति ही क्या कर सकती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारण है। कौन सा? परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, चौथा प्रश्न है हमारा कि लघुरात्मक प्रश्न है दोस्तों। 4 से 16 तक आपके कौन से प्रश्न आएंगे? लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसकी सब सीमा आपको क्या है? 50 सब सीमा में लिख सकते हो। इससे पहले आपके एक नंबर के थे। कितने नंबर के? एक नंबर के। अब आपके ये सारे प्रश्न जो 4 से लेकर के 16 तक है वो 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर है, रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री तथा भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे।
वापसी में सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं इसी रेशम मार्ग द्वारा यूरोप से एशिया पहुंचती थी। रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़कर जाए कि रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। इसमें दोस्तों रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री तथा भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं इसी रेशम मार्ग पर यूरोप से एशिया पहुंचती थी और रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पांचवें प्रश्न के। पांचवा प्रश्न है कि वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या है। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलाई युद्धों के दौरान हुए थे। दोस्तों इसका पहला प्रमुख कार्य था कि उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलाई युद्धों के दौरान हुए थे, कि नेपोलाई युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे उनको खत्म करना था। दूसरा था भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, यानी जो फ्रांस है वो उत्तरोत्तर आगे सीमा विस्तार करना चाहता था, उसके लिए भविष्य में फ्रांस की सीमाओं को विस्तार को रोकना। तीसरा है नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। नेपोलियन द्वारा जो बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना तीसरा है। नेक्स्ट हमारा चौथा है यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ छठा प्रश्न की। छठा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या लिखिए दोस्तों, टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना अमृतसर कहाँ है दोस्तों, पंजाब में है, 1919 में होती है, वैसाखी वाले दिन में हुई थी। इस दिन अमृतसर की जनता जलियांवाला बाग में एक सभा कर रही थी। जनरल डायर के बिना किसी चेतावनी के इस शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इससे सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई तथा सैकड़ों घायल हुए। दोस्तों ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना अमृतसर में 1919 के वैसाखी वाले दिन हुई थी। इस दिन अमृतसर की जनता जलियांवाला बाग में एक सभा कर रही थी। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के इस शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई तथा सैकड़ों घायल हुए। सातवां प्रश्न है एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य पहला है दोस्तों एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। क्या है दोस्तों, एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। दूसरा है ये कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। क्या है दोस्तों, ये एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। तीसरा है इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, आप इसके याद करके जरूर जाए। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है कि संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है दोस्तों। तो संकटग्रस्त जातियां वह जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। वह जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। यदि विषम परिस्थितियों अभी भी जारी रहती है तो इन जातियों को जीवित रहना कठिन है। यथा काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई तथा मणिपुर हिरण इत्यादि है। दोस्तों ये जो मैंने नीचे उदाहरण दिए हैं ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं। वह जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। कौन, काला हिरण है दोस्तों, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई अर्थात मणिपुरी हिरण इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं नवा प्रश्न की। नवा प्रश्न है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा भारतीय कृषि का वैश्वीकरण विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ होना, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। पहला है दोस्तों भारतीय कृषि का विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ होना, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। दूसरा है
कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग, कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग। तीसरा है शुद्ध बीजों का प्रयोग, क्या दोस्तों, शुद्ध बीजों का प्रयोग। चौथा है निर्वाह कृषि का व्यापारिक कृषि में बदलना, निर्वाह कृषि का व्यापारिक कृषि में बदलना। पांचवा है कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि, कृषि उत्पादों से दोस्तों विदेशी व्यापार के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव नजर आ रहे हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 5 पॉइंट है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए 1956 में एक कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार पहला है दोस्तों सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इससे दोस्तों 1956 के अंदर एक कानून पारित किया गया, जिसके अंदर क्या दोस्तों सिंहली भाषा है उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा है सिंहली लोगों को सरकारी नौकरियों तथा कई और क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर कई प्रकार की सुविधाएं दी गई। तीसरा है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्या दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसका सही आंसर होगा संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता दो स्तरों केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों की सरकारों के बीच बंट जाती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 12वां प्रश्न की। 12वां है सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक किस प्रकार अंतर संबंधित है, वह क्या करें। तो इसका आंसर होगा सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक किस प्रकार अंतर संबंधित है, तो इसके बारे में व्याख्या करनी है। इसका सही आंसर होगा लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तथा अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के प्रयास में बहुत से वायदे करते हैं, किसी विशेष समूह के पक्ष में बोलते हैं ताकि वह उसके पक्ष में मतदान करे। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक परस्पर अंतर संबंधित है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। जब चुनाव होता है तो चुनावी जो लड़ने वाले जो नेता होते हैं वो किसी एक सामाजिक विभाजन पक्ष पर क्या है अपना जो भाषण वगैरह के माध्यम से क्या करते हैं उन पक्ष को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके वह अपने पक्ष में वोट देवे और अधिक से अधिक वोट के कारण ये इस प्रकार का करता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विभाजन और राजनीतिक दोनों के बीच में मध्य गहरा अंतर संबंध है, ये आपको लिख करके आना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 13वां प्रश्न की। 13वां प्रश्न है विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा विकास की धारणीयता का तात्पर्य है विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार दो एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वह भी बेहतर जीवन जी सके। इस हेतु संसाधनों को सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। विकास की धारणीयता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन को भी बल मिलता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि विकास की धारणीयता का तात्पर्य क्या है कि विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वह भी बेहतर जीवन जी सके। इस हेतु संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। विकास की धारणीयता से पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन को भी बल मिलता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका दोस्तों पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण भारतीय रेल। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण भारतीय रेल। दूसरा है दोस्तों निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो निजी क्षेत्र का तात्पर्य है ऐसी गतिविधियों से है जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है तथा जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इसका उदाहरण है। तो ये आपको सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट आपके सामने कर दिया है।
थोड़ा पढ़ करके जाना, हर एक प्रश्न को बार बार पढ़े। एक एक सेशन को दोस्तों 4-4 बार देख लोगे ना तो मॉडल पेपर जो आपकी डेस्क वर्क है ना संपूर्ण, वह आपको मुँह याद हो जाएगी। और आपके मात्र कितने दिन बचे हैं दोस्तों, मात्र 1 महीना बचा है। और उस 1 महीने के अंदर अच्छी मेहनत के साथ में हर एक मॉडल पेपर को करवाने वाला हूँ। आप बेसब्री से हर मॉडल पेपर का इंतज़ार करिए और हर मॉडल पेपर को बार बार देखिए, तब कुछ मिलने वाला है, वरना कुछ भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। समय निकलता जाएगा और परीक्षा नज़दीक आती जाएगी और अंत समय में वही होगा जो अन्यों के साथ हुआ है। उसको थोड़ा आप गहनतम तरीके से लेवे, वर्तमान हम समय का सही उपयोग करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या कीजिए। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या कीजिए। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के दो स्रोत दोस्तों, पहला स्रोत है बैंक। क्या है? बैंक है। बैंक द्वारा लोगों को लंबे समय तक कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। पहला है दोस्तों बैंक। दोस्तों आपको इस प्रकार से अंडरलाइन करना है, इस प्रकार से टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट करना है जिससे आपको बोर्ड के अंदर अच्छी तरीके से नंबर मिले। क्या दोस्तों, ये हाईलाइट करने से क्या होता है दोस्तों, आप अब मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मेरे ये हाईलाइट किया हुआ है तो आपकी सर्वप्रथम नज़र इस पर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ मेरे को। अगर आ रही है ना तो यही सेम प्रयोग है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर होता है। जैसे ये प्रश्न मान लो, ये 15वां प्रश्न यही आ गया, तो जैसे ये दो साख क्षेत्र पूछे हैं तो पहला आपने बैंक लगा दिया और दूसरा लगा दिया सहकारी समितियाँ, तो आपको सीधे ही नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या? सीधे ही 2 नंबर मिल जाएंगे। ये साली कथा नहीं पड़ेगा, ये बीच में क्या लिखा है, बस ये हाईलाइट वाले है ना, ये आपको नंबर दिलाएंगे। बाकी कथा तो लोग बहुत लिखते हैं, सारी कॉपियाँ भर के आ जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। बहुत लिखना बहुत कम है, लिखना बहुत सही है। कम लिखो बस सही लिखो, ये बात होगी ना तो नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों कि साख समितियाँ दूसरी है दोस्तों हमारी सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य हेतु तथा अन्य प्रकार के बच्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। क्या है दोस्तों? सहकारी समिति है जो जो क्या करती है, कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य हेतु तथा अन्य प्रकार के बच्चों को ऋण उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों पहला कारण है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगा रखे थे। इसका मुख्य कारण भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना था। दोस्तों इसका पहला कारण था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेश निवेश पर अवरोधक लगा रखे थे। इसका मुख्य कारण था भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना था। दूसरा है दोस्तों, दूसरे उद्योग धंधों के नष्ट होने से यहाँ के श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरे उद्योग धंधों से नष्ट होने से यहाँ के श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं एवं उनको आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, अतः उनका संरक्षण प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था। दोस्तों पहले हमारे क्या चलते थे, हाथ से और चरखा से सूत वगैरह काटा जाता था, लेकिन अब बस मशीन आ गई तो सब क्या मशीन का, अगर हम चरखा से एक वस्तु बनाते हैं तो उसकी कीमत क्या है दोस्तों, 500 रुपये लेंगे। लेकिन ये 500 रुपये लेंगे, लेकिन एक मशीन से बनी हुई चीज़ की सेम चीज़ का कितना 50 रुपये लगेंगे। तो आप कौन सी चीज़ लोगे दोस्तों, 50 रुपये वाली लोगों लेगो ना। तो यही कारण है दोस्तों, दूसरे उद्योग धंधों की प्रतिस्पर्धा से क्या होती है, जो गरीब जो लोग होते हैं ना उनकी क्या होती है, स्थिति दयनीय हो जाती है। इसके कारण भी इसका अवरोधक लगाना प्रमुख कारण है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वां प्रश्न की। 17वां प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 17 से 20 तक है दोस्तों। इसकी शब्द सीमा कितनी है? 100 शब्द सीमा है। पहला है दोस्तों, नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। क्या है दोस्तों? नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। तो इसका सही आंसर है, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। पहला दोस्तों इसके अंदर विशेषता है कि नेपोलियन जो संहिता है, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है कानून के समक्ष समानता और तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा है डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया तथा किसानों को भू दायित्व तथा जागीरदारी करों से मुक्ति दिलाई। चौथा है शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। पांचवा है
यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में सुधार किए। छठा है एक समान कानून व्यवस्था तथा माप तोल की एक जैसी प्रणाली लागू की गई। सातवां है संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, आप इसे बार बार पढ़िए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अतवा में 17वां का अतवा का प्रश्न है जाल वेराइन संघ की विशेषता लिखिए। जाल वेराइन संघ की क्या विशेषता है? जाल वेराइन संघ की प्रमुख निम्न विशेषताएं हैं। तो पहली है दोस्तों जाल वेराइन संघ एक शुल्क संघ था। जाल वेराइन संघ क्या था दोस्तों? एक शुल्क संघ था। दूसरी है प्रशा की पहल पर 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। जाल वेराइन संघ की स्थापना कब होती है दोस्तों? छोटा प्रश्न आपका यह बन सकता है कि प्रशा की पहल पर जाल वेराइन संघ की स्थापना कब होती है? 1834 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तीसरा है जाल वेराइन संघ का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। जाल वेराइन संघ का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। चौथा है जाल संघ ने आर्थिक अवरोधों को समाप्त कर दिया तथा मुद्राओं की संख्या कर दी और उससे पहले तो से ऊपर थी। दोस्तों इसके बाद हम बात करता हूँ 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार से मदद करते हैं? तो इसका आंसर होगा पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध निम्न प्रकार से मदद करते हैं। पहला है दोस्तों बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों बांधों से सिंचाई के लिए क्या जल की आपूर्ति की जाती है। तीसरा है बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी होते हैं। दोस्तों ये पानी के संरक्षण एवं प्रबंधन में बांध किस प्रकार से मदद करते हैं? ये 3 तरीके से हमारे बांध मदद करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसका 18वें का 8वां में जो प्रश्न है हमारा कि बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा बताइए। अगर आपके गांव शहर में बाढ़ आ जाती है तो आप क्या करोगे? इसके बारे में 3 सुरक्षा उपाय बताने हैं। तो पहला दोस्तों है बाढ़ से बचाव हेतु बांध बनाए जाने चाहिए। अगर आपके गांव में शहर में बाढ़ आ रही है तो आपको वहां पर बांध बनाना चाहिए। और सहायक नदियों वह धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। दूसरा है दोस्तों वर्षा जल का उचित संग्रहण किया जाना चाहिए। वर्षा जल का उचित संग्रहण किया जाना चाहिए। भौम जल पुनर्भरण के प्रवास करने चाहिए। भौम जल है वो पुनर्भरण के प्रवास करने चाहिए। तीसरा है नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में संघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। आपके अनुसार सांप्रदायिकता के किस ये दोस्तों गलत छपा है यहाँ पर दोस्तों। नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? संघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ये दोस्तों नीचे वाला प्रश्न का छप गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है आपके अनुसार सांप्रदायिकता के कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क दीजिए। तो इसका आंसर होगा सांप्रदायिकता हमारे समाज के सामने एक चुनौती है क्योंकि इससे निम्न प्रभाव हो सकते हैं। पहला है दोस्तों धार्मिक पूर्वाग्रह। क्या है दोस्तों? धार्मिक पूर्वाग्रह। ये सांप्रदायिकता की सबसे आम चुनौती है। इससे धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं तथा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये विभाजन को जन्म देती है। ये किसको दोस्तों जन्म देती है? विभाजन को जन्म देती है धार्मिक पूर्वाग्रह। दूसरी है दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। क्या दोस्तों? सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। तो सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का एक अन्य रूप है। इसके अंतर्गत चुनावी राजनीति में एक धर्म में मतदाताओं की भावनाओं या उनके हितों की बात उठाने के तरीके अपनाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों सांप्रदायिक हिंसा। कई बार सांप्रदायिकता सबसे घृणित रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। इस प्रकार दोस्तों सांप्रदायिकता एक चुनौती है। नेक्स्ट में 19वें का ही अथवा का प्रश्न है कि जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। जातिगत असमानता को दूर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, सुझाव देने हैं दोस्तों। तो पहले हम सर्वप्रथम करेंगे दोस्तों संवैधानिक प्रावधानों का पालन। क्या करेंगे दोस्तों? संवैधानिक प्रावधानों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। जातिगत असमानता को दूर करने के लिए
संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों को कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। पहला उपाय है दोस्तों, संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए कि जातिगत असमानता को दूर करने के लिए भारतीय जो संविधान है उसके अंदर अनेक प्रावधान किए गए हैं, उनको कठोरता से पालन करवाना चाहिए। दूसरा है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। क्या दोस्तों, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है। यानी दोस्तों, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार से दोस्तों जो जातिगत भावनाएं आती है, जातिगत असमानताएं होती है, वो काफ़ी हद तक दूर होती है। आप ही दोस्तों पढ़िए, किसी भी जाति चक्कर में मत उलझिए। आप अपने लक्ष्य को एक ध्यान में रखिए और उस लक्ष्य पर सटीक रणनीति के तहत उसको पाने के लिए लग जाइए। तो इसका दोस्तों शिक्षा का प्रसार, यानी शिक्षा के प्रसार से लोगों की सोच उन्नत होती है। दोस्तों जितनी आप शिक्षा ग्रहण करोगे उतनी आपके सोच में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं तथा उनमें जागरूकता भी आती है। अतः शिक्षा के प्रसार से भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास कपास है तथा उसे यदि गेहूं की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा कि जिसके पास क्या है, गेहूं है, तथा उसे कपास की आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन में ऐसे दोहरे संयोग मिलना अत्यंत कठिन है। मुद्रा द्वारा उस समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रा से अन्य वस्तु क्रय कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 20वें की ही अथवा के अंदर प्रश्न है, अपने तर्क से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों तथा महिलाओं के छोटे छोटे सहायता समूह में संगठित करना तथा उनकी बचत पूंजी को एकत्रित कर उसके ही सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना, जिस पर उन्हें बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है। तो ये दोस्तों इसका होता है राइट आंसर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान का वर्णन कीजिए। भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन पर महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा, उन पर चर्चा करनी है। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन चलाइए। पहला है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 1919 के रोलेट एक्ट पारित किया। दोस्तों एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि रोलेट एक्ट कब पारित किया? 1919 के अंदर किया दोस्तों, रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। दूसरा है दोस्तों, 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो आज छोटा प्रश्न पर बन सकता है कि असहयोग आंदोलन कब चला? दोस्तों 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने। इस आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा शिक्षकों ने त्याग पत्र सौंप दिए और मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की। दोस्तों नमक यात्रा दांडी मार्च यात्रा, जिसे दांडी यात्रा कहते हैं ना, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त होती है। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू
किया और हजारों लोगों ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। अनेक स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। 8 अगस्त 1942 को पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों असहयोग ये करो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और इस दौरान गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। ये आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके अथवा का जो प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका वर्णन निम्न बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला बिंदु है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को दांडी यात्रा से शुरू हुआ। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में तय की। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। दूसरा है दोस्तों शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी पर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिए। जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वनों में लकड़ी बीनना तथा पशुओं को चराना शुरू कर दिया। तीसरा कारण है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई दोस्तों? दमनात्मक नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा दोस्तों इसके अंदर है 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया जिसके अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए और इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर स्वीकार कर लिया। दोस्तों यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना कि ये लॉर्ड झविन नहीं है, लॉर्ड इरविन है। क्या है दोस्तों? लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया जिसके अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए और इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पांचवा दोस्तों इसमें है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलताओं के बीच गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया। 1 वर्ष तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला परंतु धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। अतः 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करता हूँ 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो तो पहला है राजा ज्ञानेंद्र द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को भंग करना। राजा ज्ञानेंद्र द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को भंग करना। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सन 2005 की फरवरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। दूसरा है आंदोलन का प्रारंभ तथा उसका उद्देश्य। अप्रैल 2006 में आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसका लक्ष्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना। नेक्स्ट तीसरा है आंदोलन का स्वरूप। दोस्तों संसद की सभी बड़ी पार्टियों ने सप्तदल गठबंधन SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन बंद का आह्वान किया और इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। अन्य राजनीतिक संगठन तथा जनता भी बंद के समर्थन में आ गए। 21 अप्रैल 2006 के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई
और इन्होंने राजा को मांगे मानने के लिए 3 दिन की चेतावनी दी। चौथा है दोस्तों प्रमुख मांगे, यानी जो जनता है वो राजा से क्या प्रमुख मांगे थी, 3 प्रमुख मांगे थी। कितनी दोस्तों, 3 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग थी दोस्तों कि संसद को बहाल किया जाए, संसद को क्या किया जाए दोस्तों, बहाल किया जाए। दूसरी, सर्वदलीय सरकार बने, सर्वदलीय सरकार बने, सत्ता किसी एक पक्ष में नहीं होनी चाहिए, सभी दलों के हाथों में होनी चाहिए। तीसरी, एक नई संविधान सभा का गठन हो, एक नई संविधान सभा की क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। पांचवा है मांगों को राजा द्वारा स्वीकार करना। अब दोस्तों इन सभी मांगों को राजा स्वीकार कर लेते हैं। 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों की उक्त तीनों मांगों को स्वीकार कर लिया और इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों 22वें का अथवा के अंदर हमारा प्रश्न है कि आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। आंदोलनकारी समूह, आंदोलनकारी समूह वह समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वह मार्च, हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार का ध्यान किसी खास मुद्दे की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। ये उन्हें तो हम कहते हैं आंदोलनकारी समूह। आंदोलनों के प्रकार, ये आंदोलनकारी समूह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है एक ही मुद्दे से संबंधित आंदोलन। तो ये दोस्तों अधिकतर आंदोलन एक खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ये बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये विशेषतः एक मुद्दे पर संबंधित आंदोलन थे। एक था नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन, दूसरा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरा दोस्तों एक से अधिक मुद्दे वाला आंदोलन। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं, इनमें एक से अधिक मुद्दे होते हैं तथा ये लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ऐसे आंदोलन के उदाहरण है। 23वां दोस्तों आपका प्रश्न आ रहा है मानचित्र वाला कि मान दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित। दोस्तों भारत का मानचित्र आ रहा है, ये 4 स्थान दिए हैं, राउतबाटा, नासिक, नवेली और तलचर। और अथवा के अंदर दोस्तों एक स्थान सही भरोगे तो कितना, 1 नंबर मिलने वाला है। दूसरा भी आया है, गया, नेल्लोर, मारमगांव और अजमेर, ये 4 नंबर हैं। तो ये दोस्तों मैं नीचे हल करवाने वाला हूँ, आप अच्छी तरीके से देखें। दोस्तों तो हमारा जो मानचित्र था वो 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो इसको हम सही तरीके से किस प्रकार से याद करने वाले हैं, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों राउतबाटा, ये देखो आपको नजर आ रहा है राउतबाटा। राउतबाटा दोस्तों कहाँ है, राजस्थान के अंदर। राउतबाटा कहाँ है, राजस्थान के अंदर राउतबाटा स्थित है। दूसरा दोस्तों आपको इसमें प्रश्न के अंदर दिया गया नासिक। क्या दिया गया है दोस्तों, नासिक। ये ध्यान से पढ़िए, ये नासिक दोस्तों, नासिक दिया गया है। नासिक किस राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों, नासिक दोस्तों ये किस राज्य, कौन सा राज्य है ये नासिक है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। किस राज्य के अंदर, महाराष्ट्र में नासिक स्थित है। दूसरा है दोस्तों नवेली। नवेली कहाँ है दोस्तों, चलिए नवेली चलते हैं। नवेली दोस्तों हमारा नवेली कहाँ पर स्थित है, नवेली नीचे स्थित है। ये नवेली कहाँ है दोस्तों, नवेली। नवेली दोस्तों कहाँ है, नवेली यहाँ पर, यहाँ दोस्तों स्थित है नवेली। और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये भारत का कौन सा राज्य है, ये भारत का कौन सा राज्य है, ये आप मेरे को बताना है। ये भारत का कौन सा राज्य है, नवेली किस राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट था कि तलचर कहाँ है दोस्तों, तलचर। ये दोस्तों यहाँ स्थित है तलचर, यहाँ स्थित है तलचर। और ये दोस्तों कौन सा है, उड़ीसा है। कौन सा राज्य के अंदर स्थित है, तलचर, उड़ीसा के अंदर स्थित है तलचर। ये दोस्तों आपका एक मानचित्र ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आप ध्यान से देख लें कि कौन सा कहाँ स्थित है। इसके अलावा मैं दूसरा अथवा के अंदर जो प्रश्न था उसको हल करवाता हूँ। दोस्तों अथवा के अंदर ये हमारा भारत का मानचित्र था। पहला था दोस्तों अजमेर, अजमेर था। क्या था दोस्तों, अजमेर। यानी 1% राजस्थान का 1 नंबर मानचित्र के अंदर कहाँ से मिलने वाला है, राजस्थान से मिलने वाला है। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है और इस राजस्थान के आपको मानचित्र के अंदर कितना, 1 नंबर मिलने वाला है। इसलिए राजस्थान के जो छोटे बड़े शहर स्थान आते हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और इसके अलावा जो 3 आते हैं ये नंबर मैं दिलवा दूंगा आपको। अंत समय में ऐसे स्थानों की मैं लिस्ट जारी करूंगा इस चैनल पर, जो आप एक बार भारत के मानचित्र में देख करके चले जाना, लगभग आपके सभी राइट हो जाएंगे। दूसरा है दोस्तों हमारा इसके अंदर कि अजमेर आ गया, अजमेर के बाद गया। गया ये दोस्तों कौन सा राज्य है,
है। गया दोस्तों किस राज्य के अंदर स्थित है? ये दोस्तों है भारत का बिहार राज्य। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य के अंदर क्या स्थित है? गया स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा हमारा पॉइंट था कि मारम गोवा कहाँ है? ये मारम गोवा कहाँ है? मारम गोवा गोवा में है। ये दोस्तों कौन सा राज्य है? दोस्तों ये छोटा सा आपको नजर आ रहा है, ये इतना सा प्यारा सा है, कितना सा, ये इतना सा है। यह है गोवा राज्य स्थित है और मारम गोवा गोवा राज्य के अंदर है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मारम गोवा गोवा से एक स्थान 100% आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है नेल्लोर। क्या है दोस्तों? नेल्लोर। नेल्लोर कहाँ है दोस्तों? ये भारत का कौन सा राज्य है? ये दोस्तों ये कौन सा राज्य है? ये दोस्तों भारत का आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अंदर कहाँ है? क्या नेल्लोर स्थित है। तो दोस्तों हमने 23 प्रश्न और आज भारत संजीव डैश वर्ग का पहला मॉडल पेपर संपूर्ण हल कर लिया है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं नई सूचना दे रहा हूँ कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। उसमें मैं PDF वगैरह और क्यूज लाता रहता हूँ। भारत के मानचित्र के बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो आप चैनल को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।